नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर इन खबरों का तेजी से विश्लेषण करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बगावत कर रहे सचिन पायलट पर कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है। अशोक गहलोत से मुकाबले में पायलट को पार्टी में हार का सामना करना पड़ा और पायलट न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से गए बल्कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद भी उन्हें गंवाना पड़ा। लेकिन यह घटनाक्रम अभी राजस्थान के संकट में गहलोत की जीत की गारंटी नहीं है। सचिन पायलट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें अपनी आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। हम इस बड़ी राजनीतिक खबर के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको लाइव अपडेट्स भी देंगे। बड़ी खबर यह है कि चीन की गोद में लगातार खेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले भारत की जमीन को अपना बताया, लेकिन अब केपी शर्मा ओली ने भगवान राम पर नेपाल का दावा कर दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना एक कूटनीतिक आश्चर्य है। केपी शर्मा ओली के अनुसार भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, और भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री चाइनीज समर्थन के जोश में होश खो बैठे। अब भारत ही नहीं, नेपाल में भी केपी शर्मा ओली की टिप्पणी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज हम अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की मदद से केपी शर्मा ओली की गलत जानकारियों को दुरुस्त करेंगे। उन्हें अयोध्या और भगवान राम के संदर्भ में सही जानकारी होनी चाहिए। आज हम भारत की अयोध्या को नकली बताने वालों का पर्दाफाश करेंगे। आज भारत और चीन के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक के दौर में एक बड़ी खबर यह भी है कि चीन की सरकार गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों का पारंपरिक अंतिम संस्कार करने से मना कर रही है। चीन में मौजूद अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के परिवारों को कहा है कि वो अंतिम संस्कार के पारंपरिक तरीके भूल जाएं। अगर अंतिम संस्कार करना है तो किसी सुनसान इलाके में जाकर करें। अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद किसी तरह का समारोह आयोजित न करें। चीन गलवान में अपनी हरकतों को पूरी तरह ढकना चाहता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने उसे एक्सपोज कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत इस समय बातचीत के दौर में भी चीन से बहुत सावधान है। एलएसी पर चीन के टैंकों की तैनाती के जवाब में सेना की तरफ से 12 स्पाइक लॉन्चर्स और 200 से ज्यादा मिसाइलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत इजरायल से खरीदने की योजना है। दूसरी तरफ लेह से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे मौजूद चीन की अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें भी हमारे पास हैं। साधारण भाषा में आप इसे मिसाइलों का आधुनिक गोदाम कह सकते हैं। बातचीत के मौसम में चीनी सेना की रॉकेट फोर्स इस समय क्या कर रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। रूस की सेशनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि वो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सबसे आगे निकल गई है। इस यूनिवर्सिटी के अनुसार इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। रूस का रक्षा मंत्रालय भी इसमें मदद कर रहा है। ये वैक्सीन एक बार लगने पर अगले 2 साल तक कोरोना से बचाएगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर उसका स्तर बनाए रखेगी। मंजूरी मिलने पर यह वैक्सीन सितंबर तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। खबरदार में सबसे पहले राजस्थान का खेल। अशोक गहलोत राजनीति के बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने राजनीति की शतरंज पर ऐसी चाल चली कि पायलट कांग्रेस की राजनीति में आउट हो गए। अब पायलट की अगली चाल का इंतजार करना होगा। पायलट ने भी राजस्थान की जमीन पर मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है, लेकिन फिलहाल बाजी गहलोत के नाम नजर आ रही है। सचिन पायलट और उनके समर्थकों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक की है। इस दौरान गहलोत ने लिखा है कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश में धन बल के आधार पर जो कुछ भी खेल खेला था, राजस्थान में भी वो लोग वही करना चाहते थे। खुला खेल था और मैं समझता हूं कि खुले खेल में वो लोग मात खा गए। गहलोत हारा हुआ बीजेपी को बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में दरअसल उन्होंने सचिन पायलट को हराया है और इसी के साथ रिश्तों के रूप कैसे बदलते हैं, यह भी उजागर हुआ है। पुरानी तस्वीरों को देखिए। कभी जो लोग कांग्रेस में राहुल के करीबी थे, उनकी राजनीति अब बदल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट अपनी नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के फैसले के बाद सचिन पायलट ने आज 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपना समर्थन करने वालों को धन्यवाद देने के बाद कहा, राम राम सा। राजस्थानी में राम राम सा किसी से मिलने या बिछुड़ने के अभिवादन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में कांग्रेस ने अपना फैसला कर लिया। पार्टी ने ऐलान कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस से पायलट युग बीत गया। सचिन पायलट राज्य के उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो राजस्थान कांग्रेस का पद भी छिना। पायलट समर्थक रमेश मीणा से गहलोत सरकार की कुर्सी छिनी। विश्वेंद्र सिंह की भी गहलोत सरकार से छुट्टी हो गई। राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से पायलट समर्थक मुकेश भाकर का पत्ता साफ हुआ। कांग्रेस सेवा दल के राजस्थान प्रमुख पद से पायलट समर्थक राकेश पारेख हटाए गए। सचिन पायलट और उनके दो समर्थक मंत्रियों को हटाने की हरी झंडी कांग्रेस नेतृत्व से हासिल करने के बाद अशोक गहलोत ने औपचारिकता पूरी करने में देर नहीं लगाई। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर पायलट और उसके गुट को बाहर का रास्ता दिखाने की सिफारिश कर दी। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। अशोक गहलोत ने बीते पौने 2 साल से अपनी राजनीति का कांटा बने सचिन पायलट पर पार्टी के भीतर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन असली लड़ाई तो राजस्थान की सत्ता बचाने की है। सचिन पायलट ने हथियार नहीं डाले हैं, बल्कि अपने तेवर और कड़े किए हैं। खुद को उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से बेदखल किए जाने पर पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कुछ घंटों बाद पायलट ने फिर ट्विटर पर लिखा, जो लोग मेरे समर्थन में आए हैं उनका दिल से धन्यवाद और आभार। राम राम साहब। अशोक गहलोत की गुलामी नहीं मंजूर होने का ऐलान करने वाले मुकेश भाकर ने भी ट्वीट करके कहा कि मैं तो चुनाव जीतकर यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना। अशोक गहलोत कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? अशोक गहलोत और उनके मंत्री विधायक तो पहले से ही एक किसान और फौजी के बेटे को हराने में लगे हुए थे। जबकि विश्वेंद्र सिंह ने कहा, वो दिन कि जिसका वादा है जो लोहे अजल पे लिखा है, हम देखेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल से हटाए गए रमेश मीणा ने कहा कि हक की आवाज को उठाने पर उन पर कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी। सचिन पायलट के तेवर बरकरार हैं, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। पायलट राजस्थान में अलग पहचान वाले क्षत्रप बनने की कोशिश करेंगे या बीजेपी के साथ मिलेंगे, इसका कोई संकेत उनके कैंप से नहीं मिला है। वैसे कांग्रेस के फैसले के बावजूद पायलट को लेकर कांग्रेस के युवा नेताओं में सहानुभूति बची हुई है। यूपी के युवा नेता जितिन प्रसाद ने लिखा, सचिन पायलट सिर्फ साथी नहीं बल्कि मेरे दोस्त हैं। कोई नहीं इनकार कर सकता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम किया। उम्मीद करता हूं कि परिस्थिति अभी भी सुलझ जाएगी। दुख है कि ये हुआ। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा जैसे युवा कांग्रेसी अभी भी पायलट के लिए 10 जनपद में पैरवी कर रहे हैं। पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने भी सचिन और बीजेपी में चले गए ज्योतिरादित्य को अपना अच्छा दोस्त बताया है और कहा कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं, उन्होंने मुश्किल समय में कड़ी मेहनत की। पायलट को लेकर कांग्रेस में ऐसी प्रतिक्रियाएं जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब पायलट को उनके पदों से हटाया तो पार्टी ये बताने से नहीं चूकी कि उन पर पार्टी के बड़े एहसान हैं। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते। 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है।
30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। गहलोत से मुकाबले में सचिन पायलट जरूर कांग्रेस की राजनीति से बेदखल हुए हैं, लेकिन ये सचिन पायलट ही हैं जिनके पास राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड है। तकरीबन 6.5 साल से सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दिसंबर 2018 में कांग्रेस के प्रदर्शन को जमीनी स्तर पर अपनी मेहनत का नतीजा मानते थे। राजस्थान कांग्रेस दफ्तर में अब सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगा दी गई है, लेकिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र दौसा में उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत से खड़े हुए संकट ने अशोक गहलोत सरकार के भविष्य पर सवाल उठाए। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत सरकार का दावा है कि बहुमत से अधिक 109 विधायक उसके साथ हैं। हालांकि पायलट कैंप कल से ही 30 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि अन्य की संख्या 18 है जिन्होंने गहलोत सरकार का समर्थन किया था। उधर बीजेपी के पास 72 विधायक अपने हैं और उसके सहयोगी दल आरएलपी के पास 3 सीटें हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी का रुख अहमियत रखता है। बीजेपी खुलकर जो सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में नहीं उतरी है, लेकिन सचिन पायलट के साथ उसकी सहानुभूति साफ जाहिर की जा रही है। ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। सरकार की बुनियाद ही कमजोर है, नींव कमजोर है, इसलिए ये जिस सरकार रूपी इमारत का जिस तरीके का सपना देखते थे वो चकनाचूर हो गया। जिस तरीके से पहली हमारी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई कि सरकार और पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी। नतीजा ये है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। राजस्थान में नंबरों का गणित अशोक गहलोत के पक्ष में दिखता है, लेकिन सचिन पायलट को कम करके आंकना अभी कोई नहीं चाहता। जब सियासी आर पार का दांव चला जा रहा है तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पायलट खेमे से निकलकर गहलोत के पास चले गए दिखते हैं। तो उधर भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के इन आरोपों से कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, इस राजनीति में अभी और ट्विस्ट के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के माननीय विधायक हमारे साथ हैं। मैं आपको ये तयशुदा बता रहा हूँ कि जब वोटिंग होगी, जहां जरूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं। मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। आपको बता दें कि इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थन में कुछ कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा आया है। कौन से ये नेता हैं, कितने महत्वपूर्ण पदों पर थे? शरद कुमार इस समय हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। बताइए शरद। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और प्रदेश कांग्रेस के दूसरे सचिव राजेश चौधरी ने सचिन पायलट के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है कि पायलट के समर्थन में राजस्थान में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको श्वेता दे रहा हूं कि पायलट गुट ने कहा है कि राजभवन के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा ने अशोक गहलोत से पूछा है उनके बहुमत के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि 4 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको विधायकों की सूची दूंगा। अब पायलट गुट का कहना है कि अगर उनके पास विधायक हैं तो राज्यपाल कलराज मिश्र को सूची देने में क्या दिक्कत है, 4 दिन का वक्त क्यों मांगा है? इसके मतलब खरीद फरोख्त की कोशिश की जाएगी। पायलट गुट का एक और दावा है
कि जिस तरह की भारतीय ट्राइबल पार्टी को कब्जा करके रखा गया, एक बार सारे विधायकों की सुरक्षा हटाकर देख लें कि सरकार अल्पमत के बहुमत में हमारे पास सरकार गिराने लायक विधायक हैं, ये बार बार दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है जिस तरह से आज बोल्ड अटैक ली है, ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट है अपनी सरकार बचाने में, तभी इतनी दूरी तक गए हैं कि पायलट की 2 पदों से बर्खास्तगी हुई है। तो कुल मिलाकर हम लोग पुरानी फिल्मों में जो देखा करते थे, खलनायक बैठ के वो रूले खेलता था, तो पॉलिटिकल रूले का खेल चल रहा है राजस्थान में, जो नंबर के गेम बदलते रहते हैं। कोई 102 करता है, कभी सचिन पायलट 30 कहते हैं, कभी 22 आता है, कभी 28 आता है, कभी अशोक गहलोत 107 कहते हैं, कभी 102 कहते हैं, 109 कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल रूले चल रहा है राजस्थान में नंबरों का, लेकिन कोई भी नंबर सही नहीं बता रहा है। अगर नंबर सही है तो उसके साथ नाम बता दो, नाम भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं गाड़ी फंसी हुई है, सरकार की भी, सचिन पायलट की भी। इसीलिए राजस्थान आखिर रेगिस्तान की मृग मरीचिका के लिए भी जाना ही जाता है शरद, और इसीलिए जो आंकड़े दिखते हैं, क्या वो सचमुच के आंकड़े हैं या एक मृग मरीचिका है, इसमें लोग उलझ जाते हैं। अब सचिन पायलट बहुत बड़े आंकड़े का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस आंकड़े का दावा कर रहे हैं वो सरकार के बने रहने के रास्ते में रोड़ा जरूर साबित हो सकती है कि अगर वो विधायक साथ में नहीं रहे तो उनको उतने नंबर्स कहां से मिलेंगे, और इसमें फिर बीजेपी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं कि आप साबित कीजिए। और इसी 3 चीजों के बीच में इस समय उलझे हुए हैं। क्या सिर्फ हम अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस को यहां पर देखें, या फिर हम सचिन पायलट गुट के भी कॉन्फिडेंस को देखें, जो ये कह रहे हैं कि नहीं इतने नंबर तो हैं हमारे पास कि सरकार यहां नहीं चल पाएगी? देखिए, पॉलिटिकल मैनेवरिंग का खेल चल रहा है। सचिन पायलट जो है वो साफ साफ कह चुके हैं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने इरादा कर लिया है कि एक बार अशोक गहलोत को सबक सिखाना है। इधर अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को पिछले 1 साल से नजर रखे हुए थे कि किस तरह से सचिन पायलट नाम के कांटा को कांग्रेस से निकाला जाए और एक छत्र राज यहां शुरू हो। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जो पोस्चरिंग हो रही है उसमें जनता कंफ्यूज है, हर चौराहे पर ही बातचीत हो रही है, भाई साहब क्या होगा सरकार का। अब बताइए, 4 दिन से किसी राज्य में अगर जनता घूम रही हो कि क्या होगा सरकार की, तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है, तो बड़ी मुश्किल भरा वक्त होता है अधिकारियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए। इस कोरोना काल में जो लगातार संख्या बढ़ रही है, बीजेपी फेंस पर बैठकर तमाशा देख रही है। जब तक सचिन पायलट के पास 30 विधायक नहीं होंगे, अपना भद पिटाने इसमें नहीं कूदेगी, ये कहा जा रहा है बीजेपी के सूत्रों के अनुसार। जी, बहुत शुक्रिया शरद कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने अपने अपने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि इससे सरकार की सेहत पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सेहत पर जरूर असर पड़ता है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के हाथों खेल रहे हैं और चीन को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब यह बात सार्वजनिक है कि नेपाल में उनकी सत्ता चीन के चार्जर से ही चार्ज हो रही है। इसीलिए पहले उन्होंने भारत के खिलाफ नक्शे वाली चाल चली, लेकिन इस बार वो सारी हदें पार कर गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम और उनके जन्म स्थान पर टीका टिप्पणी की। ओली ने कहा कि भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं। जाहिर है इस बयान पर विवाद होना ही था। भारत में साधु संतों समेत तमाम लोगों ने इसका भारी विरोध किया और पहले से ही विरोध झेल रहे केपी शर्मा ओली अपने घर में भी घिर गए। सोशल मीडिया में उनके रामायण वाले ज्ञान पर नॉन स्टॉप मजाक चल रहा है। चीन की गोद में लगातार खेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले भारत की जमीन को अपना बताया और अब केपी शर्मा ओली ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर ही नेपाल का दावा कर दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना एक कूटनीतिक आश्चर्य है। केपी शर्मा ओली फरमाते हैं कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज के एक गांव के पास है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। अयोध्या भनेको बीरगंज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। वाल्मीकि आश्रम। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। भारत के साधु संत इस भड़क गए और ओली को मानसिक रूप से बीमार बताया। प्रधानमंत्री जैसे पद पर आते हुए उसको यही कहा जाएगा कि एकदम महामूर्ख है, उसे पता ही नहीं है अयोध्या के और जनकपुर के विषय में। कल से लाखों
लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। भारत नेपाल का दुश्मन कौन? ये दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल के लोगों का प्रदर्शन है। लोगों में बहुत गुस्सा है। भारत के खिलाफ ओली लगातार चाइनीज जोश में है, तो उनके बयानों पर भारत का सियासी पारा भी हाई है। नेपाल की दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। नेपाल की जनता कुछ चाहती है, नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो कुछ और चाहती है। तो चाइना से विचारधारा मिलती है, ये वजह है, फिर दबाव में है। इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस प्रकार का बयान देने के लिए नेपाल के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों और भारत के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों से क्षमा मांगी। ओली के अपने ही देश नेपाल में लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और रोटी बेटी के संबंधों को तार तार करने में जुटे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे भारत और नेपाल के आस्था को चोट पहुंची है, लोगों को चोट पहुंची है। खासतौर पर नेपाल के लोग बेहद नाराज हैं इस बात को लेकर। नेपाल में भी प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर नेता से लेकर आम लोग तक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान पर व्यंग कसते हुए कहा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा करिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने पीएम ओली के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। वहीं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ट्वीट किया, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है, ये एक बड़ा भावनात्मक विषय है। अबूझ भाव और ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और अगर असली अयोध्या बीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहाँ है? इस तरह का गलत एवं संवेदनहीन बात बोलना शुरू किए हैं। इससे सरासर हिंदुओं का आस्था पर प्रहार हुआ है। इस समय अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उनका जोश और जुबान संभल नहीं रहे। अब तक नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा को लेकर नक्शेबाजी कर रहा था, लेकिन अब केपी शर्मा ओली सारी सीमाएं लांघकर भगवान राम तक पहुंच गए हैं और धार्मिक खेल खेल रहे हैं। ये खेल उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री की सार्वजनिक फजीहत हो ही गई तो देर शाम उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। राजनीतिक नफे नुकसान को तौलने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। उस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री की टिप्पणी किसी राजनीतिक विषय से जुड़ी नहीं है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही अयोध्या के सांकेतिक महत्व और सांस्कृतिक मूल्य का अपमान करना था। मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि उनका बयान श्रीराम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक के संदर्भ। हालांकि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सियासत समझ में आ रही है। दरअसल नेपाल में ओली की कुर्सी संकट में है। खुद उनकी पार्टी के नेता उन्हें कुर्सी से उतारने पर आमादा हैं। वो चीन के चार्जर से अपनी राजनीति को रिचार्ज करना चाहते हैं और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि ओली की हर भारत विरोधी हरकत बीजिंग के रिमोट से कंट्रोल की जाती है। ऐसे नेपाल के प्रधानमंत्री या तो सच जानते नहीं या फिर वो सच बोलना नहीं जानते, क्योंकि अयोध्या का महत्व इतना है कि आज भी देश के करोड़ों लोग इस शहर का नाम सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्या जी कहकर लेते हैं। और अगर ओली को वाकई नहीं मालूम था तो उन्होंने नेपाल में मौजूद जो उनके अपने नागरिक हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि आखिर अगर वाकई बीरगंज में ही अयोध्या है तो फिर हर साल अयोध्या से, जी हां, भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम जन्मभूमि से बारात क्यों जनकपुर जाती है, क्यों पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं। हम लोग उस भाव से देखते हैं उनको, दामाद मेहमान के भाव से। तो अभी भी राम जी यही है।
और मिथिला की जो भूमि है, जनकपुर और सीतामढ़ी का जहाँ तक मामला है, तो वहाँ जन्म व स्वयंवर तो यही है। जनकपुर नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले मिथिला प्रदेश का हिस्सा है। मिथिला नगरी की सीमाएं वर्तमान के नेपाल और आधे बिहार तक फैली थी। ज्ञान और संस्कृति को लेकर मिथिला का बड़ा महत्व था। मिथिला की चौहद्दी हमारे गंगा के किनार, उत्तर में हिमालय का रेंज जहाँ से शुरू होता है, कौश की धार जहाँ है मूल, वहाँ पूरब में, और पश्चिम में गंडकी, बीच में बागमती है, कमला जी हैं, बिमला जी हैं जो उनकी सखी हैं। तो ये तो पूरा क्षेत्र ही मिथिला का है। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये विवाह मंडप है। बताया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि श्री राम और सीता माँ की शादी यहीं पर हुई थी, यहीं पर विवाह हुआ था, और आज भी अगर मुहूर्त न भी हो तो भी कोई भी शादी यहाँ पर कर सकता है। बिल्कुल जनक महल से सटा हुआ है ये इलाका। वहाँ की निर्माण शैली देखिए और आप यहाँ विवाह मंडप की निर्माण शैली देखिए, बहुत अलग है। क्योंकि वो निर्माण कराया था टीकमगढ़ की रानी ने, ये निर्माण कराया नेपाल के राजा ने। लेकिन इस सब के बीच जो आस्था है लोगों की, कि वो कुछ ऐसी है कि आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ श्री राम रुके थे, वहाँ पर एक निर्माण है, यहाँ पर जयमाल हुआ था तो उसका अलग निर्माण वहाँ नजर आता है। और उस सब के बीच एक शांत सी ये जगह जहां मूर्तियों के जरिए पूरी कहानी बताई गई है शादी की। क्या हुआ, उसे किसने देखा? पर वर्तमान में अगर कथाओं के भौगोलिक साक्ष्य हो तो बात अद्भुत हो जाती है। सबसे पहले सिंहासन में राम जी हैं, अब बाएं तरफ सीता जी हैं। दोनों बगल में खड़ी हैं सीता जी की सहेली, नाम है चंद्रकला और चारुशिला। दाहिने तरफ हैं जनक जी के परिवार, सीता जी का परिवार जनकपुर वासी। अच्छा, जो मायके वाले हैं सीता जी, मायके वाले हैं, उसमें सबसे पहले जनक महाराज और माता सुनैना बैठे हुए हैं। बीच में पुस्तक लिए उनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज हैं जो कन्यादान करा रहे हैं। और इस तरफ हैं, इस तरफ हैं अयोध्यावासी। सबसे कोने में सबसे पहले हैं राम जी के पिता दशरथ जी। बीच में हैं इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी। और ये सामने जो देख रहे हैं ये है विवाह वेदी। विवाह वेदी जहाँ विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कहते हैं इसी जगह पर यज्ञ से निकली अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सीता जी ने 7 फेरे लिए थे। सारे संसार से त्रेता युग बीत गया, लेकिन जनकपुर के लिए आज भी समय वहां रुका हुआ है जिस क्षण राम जानकी विवाह हुआ था। मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल है आहे। जनकपुर में लोग विवाह की उस पवित्र बेला के आगे जो हुआ वो सोचना भी नहीं चाहते। इस पवित्र स्थान पर लोगों का भरोसा ऐसा है कि यहाँ विवाह के लिए शुभ मुहूर्त या लगन पर निर्भर नहीं करते। किसी भी दिन, किसी भी समय कोई भी आकर यहाँ इस मंडप पर विवाह कर सकता है। यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं लोग रखते हैं। जैसे वर्जित हिंदू विवाह माना गया है भादव, सावन, पूष, चैत्र, ये सब महीना वर्जित विवाह के लिए माना गया है। लेकिन यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। यहाँ हर एक दिन, हर एक तिथि में, हर एक महीने में विवाह होता है। अच्छा। हाँ, वो दूर दूर से लोग आते हैं, थाईलैंड से भी यहाँ लोग आते हैं, फिजी से आते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं उन सबों को ये पता है, तो वो अपना शादी के लिए यहाँ आते हैं और बुकिंग कराते हैं और शादी करा के। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहां जहां विश्राम किया था वो सारी जगहें वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य संजोए खामोशी से खड़ी हैं। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा। चूंकि बारात ने यहाँ डेरा डाला था इसीलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची वो अब पक्की सड़क बन गई, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सारी जगहों को अब रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं इसे जनक महल कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि राम जानकी मंदिर
जो महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर आपको आगे के हिस्से में नजर आएगा, और पीछे के जिस हिस्से में इस छोटे से मंदिर के साथ हम खड़े हैं, ये है राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना का ये मंदिर। हालांकि आस्था में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर राजा दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी, जिस पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया। अयोध्या और जनकपुर के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। दोनों क्षेत्रों में जुड़वा महल है। अगर ध्यान से देखिए तो जनकपुर का जनक महल और अयोध्या का कनक भवन वास्तु और स्थापत्य के लिहाज से एक जैसा बना हुआ है। सीधी सी बात है कि सिर्फ जगह का नाम अयोध्या नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री राम के पिता भी, यानी अगर नेपाल के ही थे तो उनके पिता का नाम भी दशरथ होना चाहिए, उनके भाइयों के नाम भी वही होने चाहिए। या तो ओली गलत हैं या फिर नेपाल के नागरिकों और वहां के राजा की जानकारियां गलत थी। अब बात नेपाल के नए बॉस और सीईओ चीन की करते हैं। इस खबर से आपको चीन की असल नीयत का पता चलेगा। आज भारत और चीन के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक के दौर में एक बड़ी खबर यह है कि चीन की सरकार गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों का पारंपरिक अंतिम संस्कार करने से मना कर रही है। चीन की सरकार ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी जवानों के परिवारों को कहा है कि वो इनका अंतिम संस्कार न करें, न कोई निजी समारोह आयोजित करें। चीन की सरकार ऐसा करके गलवान घाटी में हुई घटना को छिपाना चाहती है। चीन में मौजूद अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने यह जानकारी दुनिया को दी है। अमेरिका के खुफिया सूत्रों के अनुसार चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के परिवारों से कहा है कि वो अंतिम संस्कार के पारंपरिक तरीके भूल जाएं। अगर अंतिम संस्कार करना है तो किसी सुनसान इलाके में जाकर करें। अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद किसी तरह का समारोह आयोजित न करें। इस जानकारी को डिकोड करने के लिए हमने वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। वास्तव में वो जिस माफी के हिंदुस्तान ने उसको मात दी, अपने लोगों से छुपा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से उनको साफ तौर पे पता लग रहा है कि हिंदुस्तान ने अपने मार्टियर को कैसे ट्रीट किया। चाइना नहीं चाहता कि उसके सोल्जर्स भी मार्टियर बने, क्योंकि उससे बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को और जीपेंग की लीडरशिप को नुकसान हो सकता है। चीन को लगता है कि अगर इस बात को अगर भनक लगती है और लोगों के सेंटिमेंट्स जो है उनको कंट्रोल किया जाए, और अपने कंट्रोल मीडिया के द्वारा वो यकीन कर रहा है कि गलवान घाटी का जो हादसा है उसको ज़्यादा कोई पब्लिसिटी ना मिले। चीन का बहाना तो ये है कि ये सब कोविड-19 बीमारी की वजह से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकन सूत्रों के मुताबिक सच्चाई शायद कुछ और है। हो सकता है कैजुअलिटीज इतनी ज़्यादा हैं जिसकी अगर सार्वजनिक सूचना दी जाए तो लोगों के दिल में जो पीएलए के लिए जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचेगी। चीन के साथ लगातार एलएसी पर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। आज भारत चीन के बीच चौथे चरण की कोर कमांडर स्तर की बैठक जारी है। अभी बैठक में तनाव घटाने और अगले स्तर पर पीछे हटने के लिए तौर तरीके तय किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना चीन के पैंतरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, लिहाजा एलएसी पर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की तैनाती का मन बना लिया गया है और इसके लिए इजरायल को ऑर्डर दिया जा चुका है। जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास ताकत की कोई कमी ना हो। चीन धीरे धीरे पीछे हट तो रहा है, लेकिन उसने एलएसी के बिल्कुल पास टैंक समेत अपने भारी हथियारों की तैनाती कर रखी है। हमारे कमांडर चीन के धोखे वाली युद्ध नीति को भी जानते हैं। यही वजह है कि चीन के टैंक के जवाब में इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए इजरायल को ऑर्डर भी दिया जा चुका है। खबर है कि सेना की ओर से 12 स्पाइक लॉन्चर्स, 200 से ज्यादा मिसाइलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत फॉरवर्ड इन्फेंट्री यूनिट्स में तैनात करने के लिए ऑर्डर भेजा गया है। इजरायल से स्पाइक मिसाइलों के लिए पिछले 1 साल में यह दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले इजरायल से मिले एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान से सटे सीमा पर तैनात किए गए थे और अब अगले चरण के तहत चीनी मोर्चे पर तैनाती की जा रही है। जिस तरह से चीन पूर्वी लद्दाख में अपने टैंक्स भी ले आ रखी है और जिस तरह से अपने हैवी इक्विपमेंट को भी वहां पे उला रखी है चीन ने,
तो ये जो हमारे जो इस रेयर वाली स्पाइक मिसाइल सिस्टम है, ये हम लोग को दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करने में बहुत इफेक्टिव रहेगा, दोनों, यानी कि आर्मर के खिलाफ भी और बंकर बर्स्टिंग के खिलाफ। ये तैयारी जरूरी है क्योंकि चीन पर आंखें बंद करके भरोसा करना भारी जोखिम उठाने जैसा है। हालांकि एलएसी पर चौथे दिन की बातचीत के बाद चीन की सेना कई मोर्चे से पीछे भी हटी है। भारत का पूरा जोर इस बात पर है कि दोनों सेनाएं अप्रैल में जहां पर थीं, उसी जगह पर लौटे। गलवान, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना पहले ही पीछे हट चुकी है। अब पेंगोंग और देपसांग को लेकर बात हो रही है। हालांकि आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सेना पीएलए फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट रही है। सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग लेक के पास ही बना हुआ है। इस झील के किनारे करीब 2 महीने से तनाव के हालात रहे हैं। भारत की मांग है कि चीन फिंगर 4 से पीछे हटे और अपनी पुरानी पोजीशंस पर जाए। चीन अब धौंस दिखाने की जगह भारत से बातचीत कर रहा है। ये तब हो रहा है जब वो साउथ चाइना सी में पूरी तरह घिरा हुआ है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन साउथ चाइना सी को अपना जल साम्राज्य बनाने की भूल न करे। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. 中方从来不谋求在南海建立海洋帝国，始终平等对待南海周边国家，在维护南海主权和权益方面，始终保持着最大克制。 साउथ चाइना सी में 1 से 5 जुलाई तक चीन ने अपने पड़ोसियों को धमकाने वाले अंदाज में युद्ध अभ्यास किया था, जिससे अमेरिका भड़क गया और उसने साउथ चाइना सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। समझा जा सकता है कि चीन पर भारी दबाव है, वो एक साथ कई मोर्चे खोले हुए है और ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तर गाड़ियां तैनात की हैं। ऐसे में भारत अब इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रहा है। भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दोनों सेनाओं के पीछे हटने की तैयारी चल रही हो, लेकिन चीन की तैयारी को देखते हुए भारतीय सेना कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए अपनी तैयारियों को लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत और चीन के बीच कई बड़े मोर्चे हैं। पहला है एलएसी, जहां तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। एलएसी के बाद भारत और चीन का अगला मोर्चा समुद्र है। साउथ चाइना सी का विवादित क्षेत्र इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच है और करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इस क्षेत्र में चीन के अलावा फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई भी अपना दावा करते हैं। चीन ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने और पड़ोसियों के दावों को किनारे लगाने के लिए अपने बंदरगाह बनाए और आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर सैन्य बेस का निर्माण किया। व्यापारिक नजरिए से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में जहाजों की आवाजाही खूब होती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। हर साल इस रास्ते से कम 3 लाख करोड़ डॉलर यानी 226 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होता है। इसके अलावा पैरासेल द्वीप सहित इस क्षेत्र में कई जगहों पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। इस बीच चीन भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो बातचीत की टेबल पर शांति की बातें करता है, दूसरी तरफ उसने लेह से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी बना ली है। साधारण भाषा में आप इसे मिसाइलों का आधुनिक गोदाम कह सकते हैं। चीन के इस खतरनाक और खुफिया अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास हैं। चीन का यह अंडरग्राउंड प्लान भारत के लिए चिंता का विषय है। लेह से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे ड्रैगन के आग उगलने वाले हथियारों का गोदाम, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी। चीन की चालाकी जमीन के जितनी ऊपर दिखाई देती है, उतनी ही जमीन के नीचे भी है। आज तक ने कुछ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जिनसे पता चलता है कि चीन की एक छुपी हुई मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी लेह से बहुत दूर नहीं है। साधारण भाषा में आप इसे हथियारों का आधुनिक गोदाम भी कह सकते हैं। हमने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स यानी PLARF की एक आधुनिक और पूरी शक्ति से काम करने वाली
इस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को नक्शे पर ढूंढा। 15 जुलाई तक की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि चीन का ये सीक्रेट हथियार गोदाम पूरी ताकत से काम कर रहा है। लेह से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हथियारों की इस फैसिलिटी की लोकेशन दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के करीब है। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो ये इलाका उसके कब्जे में आ गया। ये युद्ध के लिहाज से चीन के लिए बड़ी भरोसेमंद लोकेशन है। भारत को इस फैसिलिटी से बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लेह से 250 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना ने इसे सैदुल्ला युद्धाभ्यास क्षेत्र में बनाया है, जो कि पहाड़ खोदकर सुरंग बनाकर बनाया है। इन 14 सुरंगों में तकरीबन 24 TEL रखे जा सकते हैं। TEL यानी ट्रैक्टर इरेक्टर लॉन्चर, जो कि गाड़ियां होती है, मिसाइल्स उसके ऊपर खड़ी करके लॉन्च की जा सकती है। ये लद्दाख के सामने का इलाका है, जिसमें चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन या पूर्वी लद्दाख भी शामिल है। रणनीतिक रूप से ये लोकेशन आपातकालीन परिस्थितियों में चीनी सेना के लिए अतिरिक्त तैनाती उपलब्ध कराती है। आप ये समझ लीजिए कि काराकोरम के पहाड़ों में चीन ने सुरंग खोदकर वहां मिसाइलों की सुविधा अपने लिए फिक्स कर ली है। ये जगह तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाले हाईवे से करीब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चीन जब चाहे यहाँ तक किसी को भी पहुंचा सकता है। चीन के इस अंडरग्राउंड अड्डे में 14 सुरंगें हैं और फिर 12 अन्य सुरंगें भी हैं जहां ऑपरेशनल मिसाइल का स्टोरेज है। कुछ सुरंगें विभिन्न सड़कों से जुड़ी हुई हैं। इस फैसिलिटी में खंभों की पूरी कतार देखी जा सकती है। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कम से कम 24 मिसाइलों को स्टोर करने की सुविधा है। हाल ही में यहाँ एक नया हेलीपोर्ट बनाया गया है। ये काम की इस जगह को एयर डिफेंस सपोर्ट से जोड़ने के लिए किया गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ 15 से 20 इमारतों का नया निर्माण दिखता है, यानी चीन यहाँ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। ये नया निर्माण नवंबर 2019 के आसपास शुरू हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो मौजूदा टकराव हुआ, उसकी रणनीति अक्टूबर-नवंबर 2019 में ही तैयार कर ली गई थी। ट्रेनिंग एरिया में एक बड़ी फायरिंग रेंज है, जिसके पीछे पहाड़ों पर प्रेरक नारे लिखे हुए हैं। पहाड़ी ढलानों पर जो 4 नारे लिखे गए हैं, उन पर भी आप गौर करिए। पहला नारा, ट्रेनिंग के दौरान कठिनाइयों से मत डरो, लड़ाई के दौरान मृत्यु से मत डरो। दूसरा नारा है, अपराजेयता की ओर पठार ब्रिगेड। तीसरा नारा है, तियानशन डिवीजन निर्णायक रूप से निर्णायक जीत के लिए लड़ती है। और चौथा नारा है, अग्रणियों को हराने के लिए ड्रैगन की भावना सीखें। भारत को इस चीनी सेना के रॉकेट फोर्स पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।